हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका सही बच्चों का आज के इस लास्ट, बेसिकली देखा जाए तो जितने भी न्यू स्टैंडर्ड आए हैं उसमें से लास्ट लेक्चर है ये SRE 2400 एंड 2410। ये हमारे आखिरी दो स्टैंडर्ड है और मैं बोल सकता हूँ ये सबसे आसान आखिरी के दो स्टैंडर्ड हमारे बचे हुए हैं। टेक्निकल आपने सब कुछ कवर कर लिया था, तो सभी बच्चों का अगर कोई लाइव देख रहा है तो लाइव में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं एक बार देख भी लेता हूँ, आप प्लीज कंफर्म कीजिएगा ऑडियो वीडियो क्वालिटी आपको ठीक से आ रही है क्या। और जो भी बाद में स्टूडेंट रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं, आप लोगों का भी बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे जितने भी न्यू स्टैंडर्ड हमारे आए हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। यूट्यूब के ऊपर अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो ऐसे 200, 300 और 400 की सीरीज जो है वो हमारी बैलेंस है, उसको भी हम जल्दी ही कवर करेंगे यूट्यूब के ऊपर। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आई होप आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, जो ICI का चैप्टर वाइज एग्जाम का जो कवरेज रहने वाला है वो एस्से से, मैं अगर सभी स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो 55 to 60 मार्क्स का कवरेज रहने वाला है। और अगर प्रोफेशनल एथिक्स की बात करूं तो उसका कवरेज तकरीबन 17, मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं, 17 मार्क्स का रहने वाला है। 15 to 17 मार्क्स इन दोनों का अगर आप टोटल करें लोअर साइड पे तो मैं स्टिल थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके 65 to 70 मार्क्स का कवरेज यहाँ पे आपके लिए आने वाला है। उसके बाद जो आपका डिजिटल ऑडिट है वहां से एक सेपरेट 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और जो आपका एक सस्टेनेबिलिटी है वहां से आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, सेपरेट क्वेश्चन आना है। उसमें किसी तरह से भी ICI ये नहीं करेगा कि नहीं आया। तो अगर आप इन 3 चीजों को बहुत अच्छे से कवर करते हैं तो आपका 80 मार्क्स का कवरेज यहां से आता है। ठीक है, बैलेंस चैप्टर में से आपका 20 to 40 मार्क्स का काम आएगा। तो आप इस तरह से भी प्लानिंग कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड तो जो है भाई, स्टैंडर्ड और PE वो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है, साथ ही साथ आप ये 2 चैप्टर भी बहुत अच्छे से कवर कर जाएं, सो दैट यू कैन इजिली पास योर ऑडिट एग्जाम। ठीक है जी, जय महाकाल। सही बच्चों का स्वागत है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एस्से नंबर स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट 2400। देखिएगा, आपको यहां पे सबसे पहले नाम देखना होगा, स्टैंडर्ड का नाम क्या है। एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर आप 2410 का नाम देखेंगे तो वहां पे क्या नाम है देखिएगा एक बार, एंगेजमेंट टू रिव्यू। एंगेजमेंट में जोड़ रहा हूं टू रिव्यू, यहां पे भी वर्ड रिव्यू आता है, ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। यहां पे बात कर रहा है जो इंटरिम हमारे फाइनेंशियल होते हैं तो उसको बोल रहा है इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और 2400 में अगर आप बात करेंगे तो बात करता है रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों स्टैंडर्ड एक साथ कीजिएगा क्योंकि दोनों का कंटेंट जो है वो ओवरलैपिंग है, दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। यहां पे आता है रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक जगह जो है वो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट की बात करता है। नहीं कपिल सर, आप गलत बोल रहे हो। SRE 2400 में वो ऑडिट की बात नहीं कर रहा है, वो कंप्लीटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप लोगों को प्लीज पार्टिसिपेट करना होगा, आप लोगों को बताना होगा कि जो हमारा रिव्यू है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू SRE 2400, यहां पे ये पूरे फाइनेंशियल के जो फाइनेंशियल क्लोज हो गए हैं उसके ऑडिट की बात नहीं कर रहा है, उसके किसकी बात कर रहा है जी, रिव्यू की बात कर रहा है।
सर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो ऑडिट हो सकता है, रिव्यू क्यों करवा रहा है भाई? हो सकता है रिक्वायरमेंट हो, कोई कंपनी मर्जर में जा रही है, कोई कंपनी को कोई टेक ओवर कर रहा है, कोई कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई बैंक लोन ले रहा है, तो बैंक बोल सकता है भैया स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट आपने किया है ना, आप एक काम करो पूरे फाइनेंशियल का हमें पूरे साल का रिव्यू करके दो। तो आप मना थोड़ी ना करोगे, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिशनर है, हमसे आप कुछ भी करवा लो, हम ऑडिट करवाओगे हम ऑडिट भी कर देंगे, आप हमसे रिव्यू करवाओगे रिव्यू भी कर देंगे, कोई एक सिंगल कैप्शन करवाओगे वो भी कर देंगे, कंपाइलेशन करवाना है वो भी करवा लो, अरे भैया कोई भी रिलेटेड सर्विस करवा लो, हम कोई भी काम करने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जो हम पीछे अभी तक पढ़कर आए हैं एसए नंबर 200 से लेकर लास्ट तक, वहां पे हम लोग क्या कर आए हैं, ऑडिट कर आए हैं। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमने ऑडिट किया है। यहां पे ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करने की बात कर रहा है, रिव्यू की बात कर रहा है। 2410 में क्या हो रहा है, पहले डिफरेंस समझ लो फिर हम आगे चलेंगे। 2410 में क्या हो रहा है बताइएगा जरा। 2410 में सर वो रिव्यू ही कर रहा है, लेकिन वो कंप्लीटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू नहीं कर रहा, वो इंटरिम फाइनेंशियल का कर रहा है। मतलब जिसको आप एलआर भी बोल सकते हो एक तरह से, काइंड ऑफ, मतलब जो 6 मंथ के फाइनेंशियल है उसके रिव्यू की बात कर रहा है, या 3 मंथ के फाइनेंशियल के रिव्यू की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आपको 2400 और 2410 के अंदर डिफरेंस समझ आया? 2400 बेटा तन्वी जो चल रहा है पहले उस पर फोकस कर लेते हैं और उसके बाद फिर अदर क्वेरीज को देख लेंगे। फिलहाल तन्वी आप ये बताइएगा कि आपको इन दो चीजों में डिफरेंस समझ आया, 2400 वर्सेस 2410 में आप लोगों को समझ आया कि 2400 जो है वो बात करता है पूरे साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका उसके रिव्यू की। 2410 बेटा मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए आपको पता होना चाहिए क्योंकि आईसीआई केस स्टडी के अंदर ना एक सिचुएशन दे देगा और आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि बताओ कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, और वहां पे क्या हो रहा है सर, इंटरिम फाइनेंशियल के रिव्यू की बात हो रही है, हो दोनों जगह रिव्यू की बात रही है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। इससे पहले हम लोगों ने किया है ऑडिटिंग। ऐसे 200 को याद कीजिएगा और आप मुझे बताइएगा एक ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सर ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है टू ऑब्टेन ए रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट कैन बी ड्यू टू फ्रॉड और एरर। और आप वो रीजनेबल एश्योरेंस कैसे ऑब्टेन करते थे सर? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करते थे, देन आफ्टर दैट वी मेक ए रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट बना के हम मेंबर्स को वो रिपोर्ट दे देते थे। अगर मैं रीजनेबल एश्योरेंस ही ले रहा हूं और एक ओपिनियन फ्रेम कर रहा हूं तो हम उसे क्या बोलते हैं? अगर मैं एक ओपिनियन फ्रेम कर रहा हूं दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रीपेड एंड गिविंग ए ट्रू एंड फेयर व्यू, अगर मैं ये रिपोर्ट दे रहा हूं, एक ओपिनियन फ्रेम कर रहा हूं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम ऑडिटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब आप मुझे एक बात बताइए, क्या रिव्यू के अंदर, देखिए आपने ना सिर्फ अपनी जजमेंट को यूज करते हुए जवाब देना है, अभी किताब पे आपने जंप नहीं करना है। आप मुझे बताइए क्या रिव्यू के अंदर आपको लगता है कि ऑडिटिंग में जितना इन डेप्थ चेकिंग होता है क्या रिव्यू में भी उतना इन डेप्थ चेकिंग होगा? ऑडिटिंग के अंदर क्या होता है बताओ सर? ऑडिटिंग के अंदर क्या होता है? सबसे पहले हम प्री प्लानिंग एक्टिविटी करते हैं, टीम प्लानिंग इवेंट करते हैं, क्लाइंट के साथ डिस्कशन करते हैं, एंटिटी एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से समझते हैं, वॉक थ्रू करके प्रोसेसेस को समझते हैं, रिस्क समझते हैं, कंट्रोल समझते हैं, रोमम को कैलकुलेट करते हैं, मटेरियलिटी कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद मल्टीपल सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं जिसके अंदर आपका टीओडी, एनालिटिकल एंड अदर्स लग सकते हैं। एंड देन वी ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, और उसके बाद हम एक ओपिनियन फ्रेम करके रिपोर्ट बना के देते हैं। अब आप मुझे बताना दीपक बेटा, जो चल रहा है मैं उसी पे रिप्लाई करूंगा। अब आप मुझे बताइएगा क्या आपको ऐसा लगता है कि जो रिव्यू एंगेजमेंट है, चाहे वो, अब देखो मैं दोनों स्टैंडर्ड ना एक साथ करवा रहा हूं, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। 2400 2410 दोनों में डिफरेंस आपको पता चली गया। एक जगह मैं पूरे फाइनेंशियल का रिव्यू कर रहा हूं, एक जगह मैं इंटरिम का रिव्यू कर रहा हूं, मतलब कंसेप्ट तो सेम ही रहेंगे सारे, तो दोनों में एक साथ लेके चल रहे हैं, डिफरेंस आपको पता चल गया। तो अब आप मुझे बताइएगा कि जो ऑडिट के अंदर आप इन डेप्थ चेकिंग करते थे या इन डेप्थ ऑडिट करने के बाद एक ओपिनियन फ्रेम करते थे, क्या आपको लगता है कि एक रिव्यू के अंदर, देखो नाम ही पता चल रहा है कि सिर्फ मैं रिव्यू कर रहा हूं भैया, मैं बहुत डिटेल में चेकिंग नहीं कर रहा हूं, मैं रिव्यू करके आपको बता रहा हूं कि शायद कुछ गलत नहीं है भैया, या हमें कुछ गलत नहीं मिला, तो इसका मतलब ओवरऑल सब सही ही होगा। ये एक अजम्पशन बेस हो गया काम। मतलब मैं ये बोलूंगा कि मुझे कुछ गलत नहीं मिला, वहां पे मैं बोलता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रीपेड, और यहां मैं बोलूंगा कि मुझे कुछ गलत नहीं मिला। तो बेसिकली आप मुझे बताइए क्या रिव्यू के अंदर भी आपको लगता है कि आप उतनी ही इन डेप्थ चेकिंग करोगे जितना आप ऑडिट में कर आए हो? आपका आंसर होगा नहीं सर, हम उतनी चेकिंग तो नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो मैं ऑडिटिंग के अंदर एक रीजनेबल एश्योरेंस लेता था, क्या आपको रिव्यू में रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा? तुषार जल्दी से बताइए, क्या आपको रिव्यू में रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा? सर नहीं मिलेगा। तो कैसा एश्योरेंस मिलेगा? सर यहां पे हमें मिलेगा लिमिटेड एश्योरेंस। क्या मिलेगा? लिमिटेड एश्योरेंस। तो सबसे पहले ना
इन स्टैंडर्ड को करने से पहले सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊं, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपको डिफरेंस पता चल गया तो बाकी मैं बोल दूंगा कॉपी एंड पेस्ट, खत्म। स्टैंडर्ड मतलब ये जो 5 पेज का स्टैंडर्ड है ना, ये हमारा 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट है। इसका मतलब आपको सिर्फ डिफरेंस समझना है। डिफरेंस समझ आ गया तो बाकी मैं बोल दूंगा कॉपी पेस्ट कर दो, बिल्कुल सेम है। हाँ जी सर, पहली बात हमें समझ आ गई, रिव्यू है, लिमिटेशन होंगी, हम बहुत डिटेल में चेकिंग नहीं करेंगे, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिलेगा, लिमिटेड एश्योरेंस मिलेगा। और एक और बात बताइएगा, अगर आप लिमिटेड एश्योरेंस ले रहे हो तो क्या आप ओपिनियन फ्रेम करोगे? तो क्या आप ओपिनियन फ्रेम करोगे? जल्दी से बताइए, अभी आप कुछ मत लिखना भैया। तो क्या आप ओपिनियन फ्रेम करोगे? नहीं सर, हम सिर्फ एक कंक्लूजन फ्रेम करके दे देंगे कि भैया हमें कुछ भी गलत नहीं मिला। तो जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहीं पे ही ना पूरे स्टैंडर्ड का सार, मतलब पूरे स्टैंडर्ड का हार्ट है। अगर ये समझ आ गया तो बाकी सब आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं सिर्फ आपको नहीं ये ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं, प्लीज मेरे साथ आप कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हुए चलिएगा, क्योंकि कीवर्ड बेसिकली डिफरेंस है और कुछ नहीं है। देखिएगा, वहां पे ऑडिटिंग के दौरान जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है हम उसे क्या बोलते हैं? ऑडिटर बोलते हैं। लेकिन यार रिव्यू में मैं क्या बोलूंगा? उसे प्रैक्टिशनर बोलूंगा। तो वर्ड चेंज हो जाएगा, क्या? प्रैक्टिशनर। तसल्ली से आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहता है, देखिए, द प्रैक्टिशनर ऑब्जेक्टिव इन ए रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर दिस SRE R2, कीवर्ड हाईलाइट कीजिएगा। क्या कहता है? ऑब्टेन लिमिटेड एश्योरेंस। हमें कैसा एश्योरेंस लेना है? रीजनेबल एश्योरेंस? नहीं सर, हम लेंगे लिमिटेड एश्योरेंस, प्राइमरली बाय परफॉर्मिंग। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, आप में से काफी स्टूडेंट हो सकता है LR वगैरह करते हो तो उन्हें ऑलरेडी पता होगा, जितने भी रिव्यू एंगेजमेंट होते हैं, सिंस आप लोगों को पता चल गया कि भाई ये बहुत डिटेल्ड चेकिंग नहीं है, हम यहाँ पे ओवरव्यू कर रहे हैं, कहीं कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं कोई डिस्क्लोजर तो गलत नहीं है। तो बेसिकली वी आर जस्ट मेकिंग श्योर कि सब कुछ मोटा मोटा ठीक है। आप LR में जाते हो तो LR में क्या करते हो? आप बताओ मुझे, LR में क्या करते हो? अगर कोई स्टूडेंट LR कर चुका है तो आप मुझे बताओ LR में आप क्या करते हो? सर LR में हम कुछ नहीं करते, हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, करंट ईयर के नंबर को प्रीवियस ईयर के नंबर से कंपेयर करते हैं, मतलब करंट ईयर के क्वार्टर को लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, करंट ईयर क्वार्टर को, जो भी क्वार्टर का मैं LR कर रहा हूं उसको कोरिस्पोंडिंग लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, डिफरेंसेस निकालते हैं, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देखते हैं और पूछ लेते हैं मैनेजमेंट से कि कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कोई गोइंग कंसर्न पे इंपैक्ट है या नहीं है, और LR की रिपोर्ट बना के दे देते हैं। यही काम करते हैं LR में। तो इसका मतलब रिव्यू एंगेजमेंट जो होता है ना, वहां पे हम बेसिकली 2 ही काम करते हैं और उसी के बेस पे हमारा पूरा रिव्यू हो जाता है। नंबर 1 इंक्वायरी एंड नंबर 2 एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर में जनरली आप क्या क्या करते हो बेटा? सर हम रेशियोज लगाते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं करंट ईयर के डेटा को लास्ट ईयर के डेटा से, और उसके साथ ही साथ हम एक डिस्क्लोजर्स भी सारे देख लेते हैं। और इंक्वायरी के अंदर मैं मैनेजमेंट से रिलेटेड पार्टी, गोइंग कंसर्न, फ्रॉड, इन सब चीजों के ऊपर मैं बात करता हूं। तो रिव्यू एंगेजमेंट जो होता है वो हम बहुत ही लिमिटेड प्रोसीजर, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, बहुत ही लिमिटेड प्रोसीजर लगा के मैं रिव्यू को कंप्लीट करता हूं। तो क्या बताओ, रिव्यू के अंदर आपने डिटेल चेकिंग की? क्या सोचकर बताइएगा, क्या रिव्यू के अंदर आप लोगों ने डिटेल चेकिंग की? नहीं कपिल सर, हमने रिव्यू में डिटेल चेकिंग नहीं की, हमने लिमिटेड ही चेकिंग की। तो लिमिटेड एश्योरेंस आप लोगों को मिल रहा है। तो आ जाओ एक बार वापस से। तो क्या कहता है ऑब्जेक्टिव, देखिएगा, द प्रैक्टिशनर ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन लिमिटेड एश्योरेंस। कैसे मिलेगा ये? प्राइमरली बाय परफॉर्मिंग इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। हम इंक्वायरी करते हैं मल्टीपल लोगों से, मैनेजमेंट से, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, अकाउंटेंट से, इन हाउस लीगल काउंसिल से, बाकी लोगों से भी। सर ये तो हमने ऑडिट में ही पढ़ा है। अरे सेम ही तो है, वहां पे भी हम यही काम करते हैं। अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, देयर बाय एनेबलिंग द ऑडिटर। यहां पे वर्ड ऑडिटर की जगह क्या आ जाएगा? प्रैक्टिशनर, टू एक्सप्रेस ए ओपिनियन। लेकिन यहां ओपिनियन नहीं देंगे, ओपिनियन वर्ड चेंज किस में हो जाएगा? कंक्लूजन। और वेदर एनीथिंग हैज कम टू द प्रैक्टिशनर अटेंशन, एनीथिंग कम्स टू द ऑडिटर नॉलेज, नहीं, एनीथिंग हैज टू द कम टू द प्रैक्टिशनर अटेंशन दैट कोज द प्रैक्टिशनर टू बिलीव दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां होता था द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रीपेड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। यहां क्या है? That the practitioner to believe that the financial statement are not prepaid in all material respect in accordance with applicable FRF। कह रहे हैं कि भैया
हम एक कंक्लूजन फ्रेम करते हैं ऑन वेदर एनीथिंग हैज कम टू द प्रैक्टिशनर अटेंशन दैट कोज द प्रैक्टिशनर को कोई रीजन मिलता है, कोई कोज मिलता है टू बिलीव दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये था सबसे मेन डिफरेंस कि भैया रिव्यू में मैं बोलता हूं कि मैंने चेकिंग कर ली, मैंने एक लिमिटेड एश्योरेंस ले ली अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाकर, कौन से इंक्वायरी और एनालिटिकल, और मैं ये बिलीव करता हूं कि मेरी नॉलेज में कुछ नहीं आया जिसकी वजह से मुझे लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बने एज पर एफआरएफ, मेरी नॉलेज में कुछ नहीं आया। तो बेसिकली एक नेगेटिव सेंस में बात करते हैं कि मेरी नॉलेज में भैया कुछ नहीं आया जिसकी वजह से मैं बोलूं गलती है। वहां पे हम क्या बोलते हैं कि सब कुछ बना है, ऑडिट में क्या बोलते हैं, सब कुछ बना है एज पर एफआरएफ। यहां मैं क्या बोलता हूं, मेरे पास कोई रीजन नहीं है ये मानना कि कुछ सब कुछ नहीं बना है, प्रिपेयर नहीं हुआ है एज पर एफआरएफ। तो आपको डिफरेंस समझ आया क्या, प्लीज मुझे बताइएगा, और ये कीवर्ड आपने हाईलाइट करने हैं। और उसके बाद जैसे वहां रिपोर्ट बनाते थे ऐसे यहां रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय दिस एसआरई। प्लीज यहां तक बताइएगा, फिर ये स्टैंडर्ड ही खत्म। सर क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल खत्म बेटा, आई विल शो यू। आप इस दो स्टैंडर्ड के लिए 2400 और 2410 के लिए डायरेक्ट मेरा क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं, जहां पे तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन आए से न्यू स्टडी मटेरियल के, और इसमें सिर्फ कीवर्ड आप हाईलाइट कर सकते हैं और एक 1 पेजर की समरी भी बना सकते हैं इफ यू वांट। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आपको डिफरेंस समझ आया। ये सेम है ऑडिट की तरह, सिर्फ आपने नाम करना है। बेटा सारी लिस्टेड एंटिटी रिक्वायर्ड होती है। आपने लिस्टिंग एग्रीमेंट क्लोज 49 नहीं पढ़ा क्या बेटा? ओ सर हमारे सिलेबस से लो हट गया है। बेटा आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दें, क्लोज ठीक है, लिस्टिंग एग्रीमेंट क्लोज 49 की एलआर की रिक्वायरमेंट होती है। देखिएगा, इन ऑल केसेस when limited assurance cannot be obtained and a qualified conclusion। सर क्वालिफाइड तो ओपिनियन होती थी, अरे ओपिनियन ऑडिट के अंदर होती थी, रिव्यू में कंक्लूजन होता है। In the practitioner report is insufficient in the circumstance, this SRE require the practitioner either disclaim a conclusion in the report, issue in the engagement, or where appropriate withdraw from the engagement। तो आप ये फाइनली ना कंक्लूड कर सकते हो कि कपिल सर ऑडिट और रिव्यू में कुछ डिफरेंसेस हैं, वहां रीजनेबल एश्योरेंस होता है, यहां लिमिटेड एश्योरेंस होता है। वहां पे मैं बोलता हूं कि फाइनेंशियल आर प्रिपेयर्ड एज पर एफआरएफ, यहां बोलता हूं आई डू नॉट हैव एनी रीजन टू बिलीव दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड एज पर एफआरएफ। वहां मैं एक ओपिनियन देता हूं, यहां मैं कंक्लूजन देता हूं, यहां पे रिपोर्ट बनती है, वहां पे रिपोर्ट बनती है। वहां अगर मैं कोई मटेरियल में स्टेटमेंट मिलती है तो मैं क्वालिफाइड ओपिनियन देता हूं, यहां क्वालिफाइड कंक्लूजन दे दिया जाएगा। वहां डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है, यहां डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन हो जाएगा। आई होप सभी बच्चों को ये बात समझ आई, और अगर इतना आपको समझ आ गया तो ये खत्म। कैसे मैं बता देता हूं, सुनिएगा। ऑडिट के अंदर क्या होता है, एक ऑडिट रिस्क होता है। सर इस स्टैंडर्ड को आप SRE 2400 या 2410 को आप नहीं कर सकते जब तक आपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं कर रखे। अगर आपने वो सारे कर रखे हैं तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, इसमें आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आपको देखना है। उसके अलावा दिस विल ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड अगर आपने पीछे का किया हुआ है तो। आपने ऑडिट रिस्क पढ़ रखा है, सभी बच्चे मुझे बताएंगे क्या आपने ऑडिट रिस्क पढ़ रखा है? बताइए ऑडिट रिस्क क्या होता है? सर ऑडिट रिस्क होता है कि हम एक इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दें। यहां पे कौन सा रिस्क कहलाएगा? एंगेजमेंट रिस्क कहलाएगा। द रिस्क दैट द प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। नहीं सर, ओपिनियन चेंज हो जाएगा कंक्लूजन में व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। वहां भी हम इंक्वायरी करते हैं, यहां भी करते हैं। वहां हम रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं, यहां हम लिमिटेड एश्योरेंस लेते हैं। लिमिटेड एश्योरेंस मतलब वहां पे आप रिस्क को कहां तक डाउन करते हो? एक्सेप्टेबल लो लेवल पे लेके आते हैं, यहां हम एक्सेप्टेबल लेवल पे लेके आते हैं। ठीक है, जो भी सर्कमस्टांस है, जो भी सिचुएशन है, उसके हिसाब से हम एक्सेप्टेबल लेवल पे लेके आते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एग्जाम के लिए क्या क्या करना है। दिस फर्स्ट पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन मार्क करवा दूंगा सारे, ये आप स्किप कर सकते हो, कोई ज्यादा रेलेवेंट वाली बात नहीं है। अब आप मुझे बताइएगा, अब आपने ये स्टैंडर्ड को खत्म करना है। आप मुझे बताइए, अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो क्या SA 200 के अंदर एथिकल रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे या बिना एथिकल रिक्वायरमेंट के किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेंगे? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, क्या आप इन सभी एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो करेंगे या आप क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेंगे? जल्दी से बताइए। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, क्या आप SA 210
याद है आप लोगों को, जब आप ऑडिट करते थे तो कुछ चीजें देखते थे क्या, कि सर सबसे पहली बात तो प्री कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। नंबर 2, सर मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि उनको हमें एक्सेस देना है, इंफॉर्मेशन देनी है, फर्दर इंफॉर्मेशन देना है और सारी एक्सप्लेनेशन देनी है। उसके बाद आप बताते थे कि एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या मैटर कवर किए जाएंगे, यस और नो। फिर उसके बाद अगर आप बताते थे कि अगर सर हमारे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी तो ऑडिटर क्या करेगा, जस्टिफिकेशन देखेगा। जस्टिफिकेशन लगती है और उसे लगता है कि वी विल डू सम अदर ऑडिट प्रोसीजर, उस रिस्ट्रिक्शन को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उसको रिकॉर्ड करके एग्रीमेंट चेंज करते थे। उसके बाद आपका SA 220 आता था। तो आप सिर्फ मुझे ये बताइएगा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैं ऑडिट को खत्म कर रहा हूं, क्या एथिकल रिक्वायरमेंट आप रिव्यू के केस में भी देखेंगे? क्या एग्रीमेंट मुझे रिव्यू के केस में भी बनाना पड़ेगा? क्या मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू के केस में भी आएगी कि फाइनेंशियल जो बनाने हैं वो आपको बनाने हैं, इंटरनल कंट्रोल आप, मतलब कंप्लीट लैंग्वेज ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कॉपी पेस्ट इन रिव्यू। बताइए क्या होगा? क्या सारे मैटर क्या क्या एग्रीमेंट में कवर करोगे वो यहां भी देखनी पड़ेगी? क्या रिस्ट्रिक्शन अगर आती है तो उसको डिस्कस करोगे, जस्टिफिकेशन देखेंगे, अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे? जल्दी से बताइएगा। फिर उसके बाद ऐसे 220 क्वालिटी आप इसके अंदर बात करते थे, आप इसके अंदर रिव्यू की बात करते थे, टीम के रिव्यू की बात, सुपरविजन की बात करते थे। उसके बाद ऐसे 230, हालांकि आपके स्टैंडर्ड में इतने सारा रेफरेंस नहीं है लेकिन मैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आपको बता रहा हूं, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको रिव्यू के केस में भी करना पड़ेगा? ऐसे 240, क्या फ्रॉड अगर आपको मिलता है, कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है तो क्या उसकी रिपोर्टिंग आपको रिव्यू के केस में भी करनी पड़ेगी? ऐसे 250, क्या रिव्यू के केस में भी आपको लॉ एंड रेगुलेशन देखना पड़ेगा? ऐसे 265 नहीं लूंगा मैं, क्योंकि रिव्यू के केस में मैं इंटरनल कंट्रोल नहीं चेक करता हूं, मैं सिर्फ इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर करता हूं। तो 260 में अगर क्या मुझे कुछ मिलता है तो क्या मैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से कम्युनिकेट करूंगा? बिल्कुल करेंगे। 265 में इग्नोर कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि रिव्यू के केस में कंट्रोल उतने ज्यादा हम नहीं चेक करते, तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ही नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद 299, क्या मैं ज्वाइंट ऑडिट होगा इसमें? जनरली नहीं होता है तो ये भी नहीं लगेगा। 300, क्या जैसे आप ऑडिट को प्लान करते हो कैसे वैसे ही क्या आपको रिव्यू को प्लानिंग करना पड़ेगा? ऐसे 315, क्या ऑडिट के अंदर हम एंटिटी और एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, एरिया की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, रिस्क को एसेस करते हैं, क्या रिव्यू के केस में भी आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी? बिल्कुल लेनी पड़ेगी। ऐसे 320, जब हम ऑडिट के अंदर मटेरियलिटी निकालते हैं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकालते हैं, क्या रिव्यू में भी हमें मटेरियलिटी को कंसिडर करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको किस लेवल पे रिव्यू करना है? 330, क्या यहां पे जैसे आप रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करते हो ऑडिट के अंदर, क्या यहां पे भी आपको रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल। रिस्पॉन्स में यहां पे हालांकि क्या होता है, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर हो जाता है। 402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का यहां पे कोई खास रोल नहीं है, ठीक है। 450 डेफिनेटली हम स्टेटमेंट्स वगैरह को भी कंसिडर करने वाले हैं। 500 भी कंसिडर होगा। मतलब आप ये बोल सकते हो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जितने भी है मेरे, जैसे कि 550 रिलेटेड पार्टी वो रिव्यू में भी देखेंगे, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट वो भी देखेंगे, 570 गोइंग कंसर्न वो भी देखेंगे, भाई मेरा रिव्यू की रिपोर्ट और उसके बाद कोई इंपैक्ट तो नहीं है। 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिव्यू के केस में भी ले सकते हैं। 610 620 इंटरनल ऑडिटर, अदर ऑडिटर, एक्सपर्ट, एक ऑडिटर, मेन ऑडिटर जो स्टैट ऑडिट कर रहा है उनके काम को रेफर करता था, ऐसे यहां पे भी जो प्रैक्टिशनर है वो अदर के काम को रेफर कर सकता है रिव्यू के केस में भी। फिर ऐसे 700 के अंदर वो रिपोर्ट बनाता था कि यहां भी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो सर ऑडिट के अंदर मैंने जितने भी स्टैंडर्ड पढ़े हैं वहां से वर्ड हम ऑडिट हटा देंगे और जितना पोर्शन हमें लगता है रेलेवेंट रिव्यू के लिए क्या कर देंगे, कॉपी एंड पेस्ट। सभी लोग बोलो मेरे साथ, क्या करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट। इसका मतलब अगर मैं रिव्यू को डिजाइन करूं, रिव्यू स्टैंडर्ड को, SRE 2400 को अगर अपने को डिजाइन करना है तो ऐसे 200 से लेकर 720 तक सर थोड़ा थोड़ा सब डाल दो जो भी रेलेवेंट कंटेंट है, हाँ या ना? जल्दी बताइएगा, मैं आपका कमेंट चाह रहा हूं यहां पे, जल्दी बताइएगा, चाहे वो 2400 हो या 2410 LR हो या पूरे फाइनेंशियल का रिव्यू, जल्दी बताइएगा। LR में हालांकि हम इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के खत्म कर देते हैं, मैं पूरे फाइनेंशियल का रिव्यू की बात कर रहा हूं 2400 में। यस सर, यस सर, यस सर। अब आप देखिए ये स्टैंडर्ड आपका खत्म हो गया है, मैं पहले आपको यहां दिखा देता हूं और फिर आप इस पे चाहो तो क्रॉस लगा देना या एक बार रीड करके कीवर्ड हाईलाइट करके खत्म कर देना, ठीक है। देखिए
पहले एक बार देख लो, यहां तक हमने कर लिया। अगला स्टैंडर्ड आपने मुझे बताना है, क्या कह रहे हैं भैया, क्या चेक कर लो, एथिकल रिक्वायरमेंट। स्टैंडर्ड आप बताओ कौन सा है। सर ऐसे 200 है, एक लाइन में लिखा है क्या, द प्रैक्टिशनर शैल कंप्लाई विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग दोज पर्टेनिंग टू इंडिपेंडेंस। उसके बाद क्या है देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ ए क्लाइंट रिलेशनशिप एंड रिव्यू एंगेजमेंट। ऐसे 220 में सेम हेडिंग है, आप जाके देख लेना। हालांकि यहां पे ऐसे 220 के बाद 210 आता है। हम भी रियल लाइफ में अगर आपने देखा होगा क्लास में, पहले 220 करवाते हैं और फिर 210 करवाते हैं कि कब कब आपको क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करना। तो 220 वाला पैराग्राफ आ गया, कॉपी पेस्ट। उसके बाद आता है प्री कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग ए रिव्यू एंगेजमेंट। जब आप कोई रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट करोगे तो क्या क्या प्री कंडीशन होनी चाहिए, बताओ भैया कौन सा स्टैंडर्ड है। सर ऐसे 210 का सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद देखो क्या कहता है, एक एग्रीमेंट बनाना है, सेम लैंग्वेज होगी, कॉपी पेस्ट में रीड करवाऊंगा पूरा एक बार, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कहता है आपने एग्री करना है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ऐसे 210 का दूसरा पैराग्राफ, ठीक है। और उसके बाद आता है आपने परफॉर्म करना है एंगेजमेंट। उसके बाद कहता है कि आपने मटेरियलिटी निकालनी है, ऐसे 320। उसके बाद कहता है आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, ऐसे 315। उसके बाद कहता है आपको ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने होंगे, ऐसे 330। या तो एक तरीका है आप रट लो हर चीजों को, या एक तरीका ये है कि आप लिंक करके अच्छे से समझ लो। तो लिंक करके समझना आपके लिए ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। ऐसे 330 जो वहां पढ़कर आते हो वो यहाँ पे है। उसके बाद कहता है कि स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में भी आपको प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। स्पेसिफिक सर्कमस्टांस हमारे ऑडिट में बहुत सारे पढ़े हैं आप लोगों ने, लेकिन यहाँ पे 2 या 3 को कवर किया है। रिलेटेड पार्टी ऐसे 550, फ्रॉड ऐसे 240, गोइंग कंसर्न ऐसे 570, ठीक है। परफॉर्म बाय अदर 600, 610, 620। और फिर एडिशनल प्रोसीजर जब आपको लगे कि आपको कुछ अवेयर हुआ है, आपको मिला है, मतलब ऐसे 570 गोइंग कंसर्न। सब्सिक्वेंट इवेंट 560। कपिल सर ये क्या मजाक कर रखा है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 580। फिर उसके बाद रिपोर्ट कंक्लूजन बनाना है, ऐसे 700। खत्म, स्टैंडर्ड खत्म। इसका मतलब हम जिस तरह से ऑडिट में स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं वही चीजें हमें रिव्यू के अंदर भी फॉलो करनी है, उसके बिना आप रिव्यू नहीं कर सकते। लेकिन मजे की एक बात है, ये सुनिएगा जो मेरे को आपको समझाना है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप ऑडिटिंग कर रहे हैं और मैं आपको बोलता हूं एक आपको एग्रीमेंट बनाना है, तो आप क्या बोलेंगे, कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, जल्दी बताओ। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ऑडिट करना है और एग्रीमेंट बनाना है, तो आपको बताओ कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए। तो यहां पे ना देखो 4-4 लाइन लिखी है स्टैंडर्ड की। अगर मैं रियल में फ्रेमिंग करने बैठो तो आप पूरा पूरा कंटेंट ला सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो फिर तो ये 200 पेज का बन जाएगा स्टैंडर्ड। ऐसे 210। रवि सूद का आंसर आया, तुषार का आंसर आ गया, ऐसे 210। अब मेरी सेम क्वेरी आपसे दोबारा, मैं रिव्यू कर रहा हूं भाई, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू कर रहा हूं, एग्रीमेंट बनाना है, बताओ कौन से स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेगा। एग्रीमेंट में क्या क्या आएगा, क्या प्री कंडीशन होगी, वो सारी वही है जो आपने स्टैंडर्ड में पढ़ी है। लेकिन मैं स्टैंडर्ड का नाम जानना चाह रहा हूं। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपने रिव्यू करना है और आपने एग्रीमेंट बनाना है, तो आप बताओ मुझे स्टैंडर्ड का नाम क्या रहेगा। ऐसे 210 रहेगा या कुछ और रहेगा, जल्दी। रवि सूद का मेरे को सबसे बढ़िया आंसर लगा, सर 210 का कोई रेफरेंस नहीं आएगा। अब सारे स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड के अंदर समा गए हैं और उस स्टैंडर्ड का नाम हो गया है SRE 2400। मतलब SRE 2400 2400 के अंदर ही बता दिया है कि एग्रीमेंट भी बनाना है, क्वालिटी भी चेक करनी है, फ्रॉड भी देखना है, मटेरियलिटी भी निकालनी है, रिस्पॉन्स भी ड्राफ्ट करना है, आपने रिपोर्ट भी बनानी है। मतलब सारे स्टैंडर्ड का समावेश जो ऑडिट का था उनका रेफरेंस इसी स्टैंडर्ड में डाल दिया है। तो अगर रिव्यू वर्ड आ जाए और बोले कि फ्रॉड, रिव्यू वर्ड आ जाए बोले कि गोइंग कंसर्न, रिव्यू वर्ड आ जाए बोले रिलेटेड पार्टी, तो अपनी भावनाओं को मत उछलने देना। कभी ऐसे 570, 570, 550, 240 अप्लाई कर दो, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि इसी स्टैंडर्ड के अंदर 2400 के अंदर ही सभी रेलेवेंट कंटेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स को इंक्लूड कर दिया है। तो आप हमेशा हमेशा हमेशा
एक ही स्टैंडर्ड का नाम लेंगे। मतलब अगर गोइंग कंसर्न पे भी सवाल आता है रिव्यू में तो क्या कोट करेंगे, एसआरई 2400। रिलेटेड पार्टी पे आता है तो 550 नहीं 2400। फ्रॉड पे आता है तो 240 नहीं 2400। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि बच्चा ना वहां भावुक हो जाएगा, अरे रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन आ गया, रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन आ गया, 550 लगा देता हूं। भैया यहां पे आप गलत हो जाओगे। देखो मैं चाहूं तो बुक पे पढ़ा के 40 मिनट आपको ये फटाफट से लाइन रीड करवा के आपको खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आप एग्जाम में जाके गलती करोगे, आपने नहीं करनी है। क्या आपको तुषार अग्रवाल ने बिल्कुल सही बोला, मेरा नया दोस्त एसआरई 2400। तो मैं ये बोल सकता हूं दोनों स्टैंडर्ड खत्म हो गए। हालांकि मैं एग्जाम के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, आपका 2400 भी खत्म हो गया, 2410 भी खत्म हो गया 30 मिनट में। अपना ये रीडिंग वाला काम तो सेम कॉपी पेस्ट वाला रीडिंग है जो हम पहले ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। कैसे लगे दोनों स्टैंडर्ड ये बताओ। सर ये इतने आसान स्टैंडर्ड थे तो आपने इतने टाइम से क्यों पेंडिंग डाल रखे थे सर, ये बता दो बस। हम आपसे बड़े नाराज हैं, माफ कर दो बेटा, बस मैं यही बोल सकता हूं, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी मुझे। कैसे लगे दोनों स्टैंडर्ड, फिर हम पूरा रीड करेंगे और एग्जाम के आईसीआई के सारे क्वेश्चन करेंगे। मजा आया नहीं आया ये बताओ। मजा आ गया तुषार। एक बार रीड कर दूं, रीड करूं या ना करूं ये और बताओ। सभी स्टूडेंट मुझे बताइए रीड करूं या ना करूं, या आप कर लोगे। तुषार मैं हेल्थ ये नहीं बोलूंगा, ठीक है, मैं रेगुलर बेसिस पे दवाइयां ले रहा हूं। ऐसा हो रहा है कि जैसे आज क्लास ली तो अभी थोड़ा पेन होगा और फिर 24 घंटे के बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। दवाइयां कंटिन्यू चल रही है। 1.5 मंथ का डॉक्टर ने मुझे पूरा कोर्स दिया है, 1.5 महीना अभी लगेगा इसको रिकवर करने में। अब मुझे बताओ पूरा रीड करूं या आप बोलोगे सर ये सेम कॉपी पेस्ट कंटेंट है तो विल डू ए रीडिंग। जल्दी बताओ। मैं एक बार रीड कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे 200 की एथिकल रिक्वायरमेंट हो गई। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ ए क्लाइंट रिलेशनशिप। भाई कब आप किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करोगे या कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर करोगे। कौन सा स्टैंडर्ड था 220, लेकिन यहां कौन सा लगेगा 2400। बस ये ध्यान रखना। रवि बताऊंगा ये सब बातें ना किसी अलग वीडियो में बताएंगे। लो एक बार रीड कर लो। अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन, सेम लैंग्वेज कॉपी पेस्ट है, मैच कर लो। द प्रैक्टिशनर शेल नॉट एक्सेप्ट, वहां क्या होता था ऑडिटर शेल नॉट एक्सेप्ट ए रिव्यू एंगेजमेंट, ए ऑडिट एंगेजमेंट। कब, इफ द प्रैक्टिशनर इज नॉट सेटिस्फाइड। क्या जी, दैट देयर इज ए रैशनल पर्पस फॉर द एंगेजमेंट। भाई कोई पर्पस आपको ना समझ आए, रैशनल पर्पस नहीं है तो मत एक्सेप्ट करो। दैट ए रिव्यू एंगेजमेंट वुड बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है देखिए, कब कब आपको सेटिस्फाई नहीं करना है, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। ये लाइन तो स्टैंडर्ड होती है। ये देखो सेकंड पॉइंट, द प्रैक्टिशनर हैज रीजन टू बिलीव दैट द एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस विल नॉट सेटिस्फाई। सेम ऑडिट के केस में होता है, हम ऑडिट कब एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब एथिकल रिक्वायरमेंट मेरी पूरी नहीं हो रही। दूसरा, practitioner preliminary understanding of engagement circumstances indicate that the information needed to perform the review engagement is likely to be unavailable or unreliable। रिव्यू के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो अनरिलायबल है या अनअवेलेबल है। बस बेटा ध्यान रखना, लकीर के फकीर मत बन जाना। कुछ बच्चे कभी पता चले बेटा नकल में भी अकल चाहिए, वो ध्यान रखना। वहां पे वर्ड ऑडिट यूज होता है, यहाँ रिव्यू यूज होगा, ठीक है। वहां ऑडिटर वर्ड यूज होता है, यहां पे प्रैक्टिशनर वर्ड यूज होगा। ये चीजें प्लीज ध्यान रखना, पता चले आपने किया सब कुछ लेकिन आपने गलत कर दिया, वो मत करना। उसके बाद वहां पे भी मैनेजमेंट इंटीग्रिटी आती है, यहां पे भी यू हैव क्वेश्चन ऑन मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, डाउट ऑन मैनेजमेंट इंटीग्रिटी। मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस इम्पोज ए लिमिटेशन, वहां पे भी सेम लिमिटेशन का पॉइंट है, यहां पे भी ऑन दी स्कोप ऑफ द प्रैक्टिशनर वर्क इन द टर्म्स ऑफ प्रपोज रिव्यू एंगेजमेंट। तो ये हो गया हमारा 220 का रेलेवेंट कंटेंट जो कि था कंडीशन। देखिएगा फिर उसके बाद आता है प्री कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग ए रिव्यू एंगेजमेंट। क्या क्या प्री कंडीशन रहेगी देखिएगा। Prior to accepting a review engagement, the practitioner shall determine that the financial reporting framework applied in the preparation of the financial statement is acceptable, including in case of special purpose financial statement, obtain an understanding of the purpose for which the financial statement are prepared, ठीक है। पर्पस क्या था जो ऊपर आया था अभी, एंड द इंटेंडेड यूजर। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि भैया रिव्यू जो कर रहे हैं क्या वो रिव्यू के जो फाइनेंशियल्स हैं वो एज पर एफआरएफ बने हैं और उनका पर्पस और यूज क्या है। दूसरा, एक एग्रीमेंट ऑब्टेन करना है, ऑब्टेन द
obtain the agreement of management that acknowledge and understand its responsibility. किस किस के लिए? For preparation of the financial statement, for such internal control, to provide the auditor with, सर auditor मत बोलो, practitioner बोलो, क्या था वैसे 210 में बताओ? Access to all information, additional information, unrestricted access, ठीक है? हाँ जी, और उसके बाद भी बिल्कुल सेम है। तो बताओ भाई, रीड करने की जरूरत है? सर रीड करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्या आता है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। 210 के एग्रीमेंट में क्या क्या आता है? द एग्रीड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन एन एंगेजमेंट लेटर एंड शैल इंक्लूड क्या क्या जी? द इंटेंडेड यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल FRF, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, सर ऑडिटर नहीं बोलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट दैट एंगेज, ये एक नया पॉइंट है, ये एक नया पॉइंट है, सेपरेट पॉइंट में मार्क कर रहा हूं, बाकी सब सेम है। A statement that engagement is not an audit and the practitioner will not express an audit opinion on the financial statement. एग्जाम के क्वेश्चन मत जरूर करना, जो स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं वो ये मत सोचना कि चलो मैं छोड़ के चला जाता हूँ लाइव सेशन को, खुद से रीड कर, एग्जाम के क्वेश्चन जरूर करके जाओ। सबसे पहले मैं केस बेस MCQ करवाऊंगा, वो जरूर देख कर जाओ। रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट, उसके बाद मेटेरियलिटी। आई होप ये आप सेल्फ रीड कर सकते हो। इसके अंदर मुझे नहीं लगता मेरे को आप लोगों का समय बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट लैंग्वेज है हमारे स्टैंडर्ड से। बस आपने ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड का नाम कोट नहीं करना है, यहाँ पे नाम आपने SRE 2400 या SRE 2410 को ही कवर करना है। अब मैं आ जाता हूँ 2410 पे, क्योंकि यहाँ पे बुक में 2 क्वेश्चन दिए हैं, वो मेरे को करवाना है। सर ये पूरा हम एक बार रीड करके छोड़ सकते हैं? बिल्कुल छोड़ सकते हो, बस एक समरी बना लेना, बनाना चाहो तो। ये आ गया 2410। दोनों में डिफरेंस क्या था? वो पूरे साल का रिव्यू था, ये हमारा LR है। मैं हो सकता है सेम कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट भी कर रहा हूँ, उसी कंपनी का मैं LR भी कर रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहाँ का जो मेन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होगा उसे मार्क करवा देते हैं, फिर हम चलते हैं ICAI स्टडी मटेरियल के सभी क्वेश्चन पे। और मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप दोनों स्टैंडर्ड को छोड़ के सिर्फ क्वेश्चन बैंक करके चले जाना, ठीक है? हाँ जी। और जिन बच्चों के पास क्वेश्चन बैंक नहीं है वो ICAI स्टडी मटेरियल भी रेफर कर सकते हैं, या मैं इस चैप्टर का अगर मेरा अलग PDF अवेलेबल हुआ तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा आप लोगों को। देखो मेरे हिसाब से आपके पास है ही ऑलरेडी। इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, interim financial information, either a complete or condensed set of financial statement for a period shorter than the entire financial year। छोड़ो सर फालतू की बात है। SRE 2410 is applicable when independent auditor of the entity is also engaged to review the interim financial, ठीक है? He is having understanding of the entity and environment and internal control, thus he can review internal financial इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद मच ईज, क्योंकि वो पूरे फाइनेंशियल का भी ऑडिट कर रहा है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, IFI बोलूंगा मैं। कंप्लाई विद कोड ऑफ एथिक्स, सेम है। कंप्लाई विद क्वालिटी कंट्रोल, ये भी पॉइंट सेम है। एंड मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये पॉइंट भी आपका सेम है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एनेबल ऑडिटर टू एक्सप्रेस ए कंक्लूजन, ओपिनियन नहीं आएगा क्योंकि रिव्यू है। ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू एनीथिंग हैज कम टू द ऑडिटर अटेंशन दैट कॉज द ऑडिटर टू बिलीव दैट IFE इज नॉट प्रिपेयर्ड, नॉट प्रिपेयर्ड यहाँ पे नेगेटिव सेंस में लिखा आता है, नॉट प्रिपेयर्ड या नॉट डिस्क्लोज्ड, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है जी। उसके बाद सेम एक आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, आपको ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। ऐसे 315, 320 आप सारे दोबारा से लगा सकते हो, यहाँ पे इन्होंने कम लगाए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरे को आपको करवाना है, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो मुझे आपको करवाना है। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये दोनों ही क्वेश्चन अगर आप चाहो तो ऐसा नहीं है कि 2410 में लगेगा, ये दोनों क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर सकते हो कहीं पर भी, मतलब 2400 में भी कर सकते हो। सर ऐसा क्यों? क्वेश्चन पढ़ो क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी और एनवायरनमेंट की, ऐसे 315, ठीक है जी। क्वेश्चन पढ़िएगा क्या है, कहता है सम ऑफ द प्रोसीजर, क्वेश्चन समझना मेरे साथ, आंसर तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। सम ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म बाय ऑडिटर टू अपडेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल ऑर्डिनरी इंक्लूड द फॉलोइंग। बेसिकली ये एक जनरल क्वेश्चन है जो आप कहीं पे भी लगा सकते हो। क्या कह रहा है कि भैया आप एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट की क्या ले रहे हो? अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, ठीक है? क्या ले रहे हो बेटा? अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो। तो उसके अंदर उस अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा, और यहां वर्ड क्या यूज हो रहा है? ऑडिटर। सर यहां ऑडिटर क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि इस कंपनी के केस में मैं
फाइनेंशियल ईयर का भी ऑडिट कर रहा हूँ तो मैं क्या कहला रहा हूँ, ऑडिटर, और मैं रिव्यू भी कर रहा हूँ। ठीक है जी। लो जी, तो आपने मुझे बताना है वो प्रोसीजर कौन कौन से हो सकते हैं जब आप एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हो। क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं बताओ, अंडरस्टैंडिंग लेने के प्रोसीजर्स बताइए। सर हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। सर इतने सारे पॉइंट करके जाएं, एनी 4 लिख दूं यहाँ पे, लर्न एनी 4 to 5 पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सर ये तो हमारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में कवर हो जाता है, वहां से कर लो। रीड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। मैं एलआर कर रहा हूं, मतलब मान लो कोई एक क्वार्टर क्लोज हुआ है और मुझे अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो मैं कैसे कैसे ले सकता हूं, लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स या लास्ट ईयर के बोर्ड मिनट्स और करंट क्वार्टर के बोर्ड मिनट्स वगैरह को रीड कर सकते हैं। रीडिंग द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ प्रायर इंटरिम पीरियड टू एनेबल द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई मैटर दैट में अफेक्ट द करंट पीरियड इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पहला। उसके बाद क्या कहता है, कंसिडर करो एनी सिग्निफिकेंट रिस्क दैट वर आइडेंटिफाई इन द ऑडिट ऑफ प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट ईयर आपने ऑडिट किया था, आपको कोई रिस्क मिला हो जिसको आप इस साल कंसिडर करें। ठीक है। उसके बाद रीड मोस्ट रिसेंट एनुअल एंड कंपेरेबल प्रायर पीरियड इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अगर अवेलेबल है, और लास्ट ईयर का एनुअल रिपोर्ट आप पढ़ लो जो भी रिसेंट है। कंसिडर मटेरियलिटी टू असिस्ट इन डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर टू बी परफॉर्म एंड इवेल्युएट इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट। कंसिडर नेचर ऑफ एनी करेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट, भाई जो मिसस्टेटमेंट मिली थी उसका नेचर क्या है, क्योंकि उसका भी इंपैक्ट हो सकता है। एंड एनी आइडेंटिफाई अनकरेक्टेड इमटेरियल मिसस्टेटमेंट द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनका इंपैक्ट भी आप देख सकते हो। कंसिडर द रिजल्ट ऑफ एनी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म विद रिस्पेक्ट ऑफ द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने कोई करंट ईयर में प्रोसीजर लगाए हैं वो भी देख लो। इंटरनल ऑडिट परफॉर्म का आप देख लो रिजल्ट। ठीक है। इंक्वायरी कर लो मैनेजमेंट के साथ, इंक्वायरी कर लो मैनेजमेंट के साथ चेंजेस इन द एंटिटी बिजनेस। तो मेरे हिसाब से ना इंक्वायरी वाले पॉइंट आसान है, 1 2 इंटरनल ऑडिट 3 इंपैक्ट ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और एक कर लो पहला पॉइंट। ये पॉइंट कर लेना, ये इजी पॉइंट है, बीच के 3 छोड़ देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी सेम आता है। स्टेप 1 आपका क्या होता है, स्टेप 1 होता है सर हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो हमने अंडरस्टैंडिंग के 4-5 पॉइंट बता दिए। उसके बाद प्रोसीजर के अंदर क्या आता है भाई, रिव्यू में आपको पता है हम लिमिटेड प्रोसीजर लगाते हैं, क्या, इंक्वायरी या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर। तो अगला क्वेश्चन यही है कि इंक्वायरी एंड एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर के अंदर क्या क्या आ सकता है, क्या क्या कर सकते हो आप, कैसे आप देख सकते हो, सब सही है। अंडरस्टैंडिंग के बाद वाला स्टेप तो कह रहे हैं मिनट्स को रीड कर लो। ठीक है। कंसिडर करो द इफेक्ट ऑफ मैटर गिविंग राइज टू ए मॉडिफिकेशन, ऐसे मैटर जिन जो बेसिकली नेगेटिव हैं। कम्युनिकेट कर लो अदर ऑडिटर के साथ। ठीक है। हु आर परफॉर्मिंग ए रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल। इंक्वायरी कर लो मेंबर ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल, और ये इंक्वायरी के मैटर आ गए। तो ये जो डी वाला पॉइंट है ना, इंक्वायरी के मैटर, ये अलग से एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2A, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। बेटा ये चीजें ना याद करनी पड़ेंगी थोड़ी सी, देखो। ठीक है। फाइनेंशियल सही बने हैं क्या इन अकॉर्डेंस विद FRF, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मार्क कर देता हूँ, पॉइंट सारे आसान है। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या कोई न्यू ट्रांजेक्शन की है क्या, क्या कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है क्या, अनयूजुअल या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है क्या, सिग्निफिकेंट एजम्पशंस यूज़ किए हैं क्या, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है क्या, कोई कमिटमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में चेंज है क्या। तो पॉइंट सारे आसान है, आप इन चीज़ों पे इंक्वायरी कर सकते हैं। दीज आर एग्जाम्पल्स। तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये कहीं पे भी पीछे भी आ सकते थे, इन्होंने आगे डाल दिए। उसके बाद बिल्कुल सब सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। एविडेंसेस लेने हैं, इंक्वायरी करनी है, मिसस्टेटमेंट मिले इवेल्युएट करना है, आप रिप्रेजेंटेशन लेटर ले सकते हो, कम्युनिकेट करोगे और फिर उसके बाद रिपोर्ट बना के दोगे। यहाँ पे रिपोर्ट में सिर्फ इन्होंने हेडिंग दे दी, बाकी सब बिल्कुल सेम है। गोइंग कंसर्न जो 570 वगैरह था, तो ये 2 क्वेश्चन आपने यहाँ पे अलग से कवर करने हैं, ये आप मार्क कर लीजिए। अब हम चलते हैं ICAI स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन पे। जो न्यू ICAI स्टडी मटेरियल क्वेश्चन आया है ये रहा। मैंने आपके लिए क्या किया, कंपाइल कर लिया ताकि एक ही जगह पे हमारे पास क्वेश्चन और आंसर आ जाए। सबसे पहले आता है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, फिर केस स्टडी, फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, केस बेस MCQ करते हैं। आप बताइए कि आप लोग तैयार हो केस बेस MCQ करने के लिए? क्या आप लोग तैयार हैं केस बेस MCQ करने के लिए? जल्दी से बताइए।
फटाफट से कमेंट कीजिए, आर यू गाइज रेडी फॉर केस बेस एमसीक्यू? यस सर। लो जी, आप लोग खुद से करेंगे या मैं करवा दूं? सर आप रीड कर दो। यार पेपर आपका है, मैं रीड कर दूं? एक बार ट्राई कर लो। सर आप सिर्फ रीड कर दो, ट्राई हम कर लेंगे। बिलो इज गिवन एन इनकम्प्लीट ड्राफ्ट टेक्स्ट ऑफ द रिव्यू रिपोर्ट ऑन द रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी, in accordance with SEBI regulation. The review is a compulsory requirement. एक बच्चा पूछ भी रहा था कहाँ पे है, under SEBI listing obligation and disclosure requirement regulation. The incomplete area of the report have been marked as XXXX. Incomplete portion को mark किया हुआ है. Independent auditor review report on review of interim standalone financial result 2 XXXX 2 मैंने बताया किसको दे रहे हैं. We have reviewed the accompanying statement of standalone. We have reviewed the accompanying statement of standalone unaudited financial result. Standalone unaudited financial result of the Fast Operation Limited, the company, for the quarter and 6 month ended September 30, 2022. The statement being submitted by the company pursuant to the requirement of Regulation 33 of the SEBI Listing Obligation Disclosure Requirement 2015 as amended. पहला. दूसरा कहता है the statement which is the responsibility of company management and approved by the company board of director has been prepared in accordance with the recognition and measurement principle laid down in the Indian Accounting Standard 34 Interim Financial Reporting Ind AS 34 prescribed under section, ये सब छोड़ सकते हो आप, with relevant rules thereafter and other accounting principles generally accepted in India. Our responsibility XXXXXXX. We conducted, our responsibility का मतलब practitioner की responsibility. We conducted our review of the statement in accordance with the standards, standard का नाम missing है, issued by the Institute of Chartered Accountant of India. A review of interim financial information consists of making inquiry primarily of the company personnel responsible for financial and accounting matters and applying analytical procedure and other review procedure. A review is substantially XXXXX. Based on our review conducted as stated in paragraph 3 above, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना, डोंट वरी, मेरे को भी कुछ नहीं समझ आ रहा अभी. यूजिंग योर नॉलेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू बी कंप्लीट द ड्राफ्ट टेक्स्ट. अच्छा, ड्राफ्ट टेक्स्ट को हमें कंप्लीट करना है ऑफ रिव्यू रिपोर्ट ऑफ फास्ट ऑपरेशन लिमिटेड. सबसे पहले आपको बताना है द नेम ऑफ एड्रेसी इज मिसिंग फ्रॉम टेक्स्ट ऑफ ड्राफ्ट रिव्यू रिपोर्ट, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट. देखो एड्रेस मिसिंग था ना यहाँ पे कि किसको देनी है, तो अब आप मुझे बताओ किसको दोगे रिव्यू रिपोर्ट. ये आपके सीए फाइनल का 10 नंबर का क्वेश्चन है. सही बच्चे मुझे बताएंगे आउट ऑफ 10 आपने कितने स्कोर किए. तो पहले का आंसर बताओ सभी स्टूडेंट, बाद में चेक कर लेंगे. पहले का आंसर बताओ किसको दोगे रिपोर्ट. मैं आप ही का आंसर लिख रहा हूं. ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीएफओ, स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच शेयर ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड. जल्दी बताइए. रिपोर्ट किसको सबमिट करोगे भैया रिव्यू की? कंपनी के फाइनेंशियल का आपने रिव्यू किया, रिपोर्ट किसको दोगे? जल्दी बताइए किसको दोगे. मुझे लगता है आईसीआई ने ना आपके सिलेबस से एक चैप्टर होता था ऑडिट कमेटी और बाकी चीजें, वो नहीं हटाना चाहिए था. बताइए सोचकर. बेटा जो रिपोर्ट है जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो मेंबर्स को इशू की जाती है. रिलायंस रिपोर्ट में आपको पता होगा. उसके अलावा जो रिपोर्ट होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दी जाती है. लेकिन अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी को दी जाती है. ठीक है, आप लोगों को शायद लो आपने नहीं पढ़ा, आपके सिलेबस से हटा दिया है, तो मैं आपकी गलती नहीं बोलूँगा. जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन जिन कंपनी को ऑडिट कमेटी एस्टैब्लिश करना होता है वहाँ पे ऑडिट कमेटी को दी जाती है. तो आप लोगों ने बी बोला है.
ठीक है, आप लोगों ने बी बोला है, यहाँ पे लो होना चाहिए था, मुझे आज लगता है आपके सिलेबस के अंदर। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन देखिए, अंडर पैरा 2 ऑफ द केस स्टडी चूज द एप्रोप्रिएट सेंटेंस बिगिनिंग विद आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो है ना आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड पैराग्राफ का है, ये रहा। सेकेंड पैराग्राफ में बताया आर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब प्रैक्टिशनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको बताना होगा, ये इसने दिया है। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ क्या है। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस ए कंक्लूजन ऑन द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अ रिव्यू, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोवाइड ए रीजनेबल एश्योरेंस, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस ए कंप्लायंस स्टेटमेंट। ये तो बहुत ही आसान है, बताओ। जल्दी बताइए। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस ए कंक्लूजन, सेकंड का आप लोगों ने बी लिखा है जो कि सही है। चलो तीसरा देखते हैं। गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ केस स्टडी, जो ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगेजमेंट स्टैंडर्ड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू बी स्टेटेड इन पैरा 3। पैरा 3 में बताओ कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा। पैरा 3 देख लो एक बार क्या है। वी हैव कंडक्टेड अ रिव्यू ऑफ द स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड, जो कि मिसिंग है, यही पूछ रहा है। इशूड बाय द ICI ए रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ, बस मैं आगे नहीं पढ़ रहा, अब आप मुझे बताओ। 2400 रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, 2400 एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे 700, 810। थर्ड का बताइए। और ये केस स्टडी आपके पेपर में भी आ सकती है, ध्यान रखना। ICI स्टडी मटेरियल की केस स्टडी जितने भी हैं 100% आप लोगों को सेल्फ करके जानी है, छोड़ना मत। हर चैप्टर में 2 या 3 केस स्टडी हैं, तो टोटल अगर ICI के सिलेबस में 17 चैप्टर्स हैं तो तकरीबन 35 केस स्टडीज़ हैं। एक केस स्टडी को करने में आपको 15 मिनट लगेंगे, तो रोज़ 1 या 2 केस स्टडी कर लो, और वो स्टडी मटेरियल की सारी केस स्टडी आपको करके ही जानी है। सभी स्टूडेंट बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए लिख लेते हैं, बाद में चेक कर लेंगे। लो जी, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू बी इंसर्टेड इन सेंटेंस बिगिनिंग विद ए रिव्यू इज सब्सटेंशियली इन पैरा 3। पैरा 3 का है, पैरा 3 ये रहा, यहाँ लिखा है ए रिव्यू इज सब्सटेंशियली, तो बेसिकली रिव्यू क्या है वो बताना है। तो क्या कह रहा है देखिए, ए रिव्यू इज सब्सटेंशियली, ए रिव्यू इज सब्सटेंशियली ब्रॉडर इन स्कोप देन एन ऑडिट, a review is substantially broader in scope than an audit, a review is substantially narrow in scope, a review is substantially less in scope। तो सबसे पहले ये बताओ कि आपके हिसाब से पहले ये बताओ ब्रॉडर है या शॉर्टर है, ताकि 2 ऑप्शन तो हम हटा दें। आप मुझे बताओ कि रिव्यू जो है वो ब्रॉड है ऑडिट के कंपैरिजन में या शॉर्टर है, बताओ, ताकि 2 ऑप्शन तो हटाएं। अभी हमारे पास आउट ऑफ 4 हमें एक लेना है, फिर हम आउट ऑफ 2 लेंगे। जल्दी बताइए, ब्रॉडर है या शॉर्टर है? इतनी जल्दी आंसर भी दे दिया आप लोगों ने, मैंने पढ़ा भी नहीं है। शॉर्ट है ना, तो इसका मतलब पहला और दूसरा तो गया। सी और डी में से देख लेते हैं सही कौन सा है। सी और डी में से देख लेते हैं सही कौन सा है। ए रिव्यू इज सब्सटेंशियली नैरो इन स्कोप, ए रिव्यू इज सब्सटेंशियली लेस इन स्कोप, then an audit conducted in accordance with standards on auditing, conducted in accordance with standards on auditing, specified under section 143(10) of the Companies Act, same language है, and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matter that might be identified in an review, in an audit. Accordingly we do not express an audit opinion, बताओ भैया चेंज क्या है? सबको आइडेंटिफाई हुआ, चेंज क्या है? सबको पता चला, डिफरेंस क्या निकला? डिफरेंस निकला दैट माइट बी आइडेंटिफाइड इन एन रिव्यू, दैट माइट बी आइडेंटिफाइड इन एन ऑडिट। ये डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। वहां नैरो वर्ड यूज हुआ है या लेस वर्ड यूज हुआ है? आंसर बताओ। बताओ जी। बिल्कुल सही, तुषार अग्रवाल ने पकड़ लिया, बाकी बच्चों ने पकड़ लिया सर सी, दैट माइट बी आइडेंटिफाइड इन रिव्यू। ठीक है जी, क्योंकि रिव्यू कर रहे हैं ना भैया। लो जी, फोर्थ देखिएगा, कंप्लीट द पैराग्राफ 4
ऑफ केस स्टडी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ये तो समझ आ गया होगा ना, जजमेंट यूज करना है, दिमाग यूज करना है। लो जी, कंप्लीट द पैराग्राफ 4 ऑफ द केस स्टडी फॉर विद द फॉलोइंग ऑप्शन। पैराग्राफ 4 क्या था देखते हैं। बेस्ड ऑन आर रिव्यू कंडक्टेड एज स्टेटेड इन पैराग्राफ 3 अबव, पूरा ही खाली है। बेस्ड ऑन आर रिव्यू नथिंग हैज़ टू कम टू आवर अटेंशन, नथिंग हैज़ टू कम टू। देखो आप इस तरह के आंसर जब आए ना तो लैंग्वेज कंपेयर करना कि कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस से ही आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा आंसर है। अगर आप ऐसा करोगे कि पहले ए पढ़ोगे फिर बी पढ़ोगे फिर सी फिर डी, आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन को पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। यू हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन एंड देन यू हैव टू कंपेयर द फर्स्ट लाइन विद ऑल द 4 पैरा। चलो करके देखते हैं। नथिंग हैज़ टू कम टू आवर अटेंशन दैट कोज अस टू बिलीव दैट द कंपनी स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड in accordance with recognition and measurement principle। अगली क्या है, nothing has to come to our attention that cause us to believe that the company statement prepared in accordance with the recognition and measurement principle laid down in aforesaid Indian accounting standard है। अगली देखते हैं, the company statement prepared, the company statement prepared। पहले एक बात बताओ, क्या फर्स्ट लाइन से आपको ये समझ आ रहा है कौन से 2 आंसर नहीं है? क्या फर्स्ट लाइन से आपको ये समझ आ रहा है कि कौन से 2 आंसर नहीं है? देखो बेटा, रिव्यू के केस में मैंने आपको हमेशा बताया था, हम हमेशा नेगेटिव सेंस में बोलते हैं कि इट्स नॉट प्रीपेड, इट्स नॉट डिस्क्लोज्ड। ठीक है, हम ऑडिट में क्या बोलते हैं, इट इज प्रीपेड एज पर एफआरएफ। यहां हम क्या बोलते हैं, नथिंग हैज टू कम टू आवर अटेंशन दैट कोज अस टू बिलीव दैट इट हैज नॉट प्रीपेड। तो यहाँ पे सी और डी तो नहीं है, आपने बिल्कुल सही कमेंट किया, सी और डी तो नहीं है। अब अपने को ए और बी में देखना है लैंग्वेज में डिफरेंस कहाँ आ रहा है। Nothing has to come to our attention that cause us to believe that the prepared in accordance with the recognition and measurement of principle laid down in the aforesaid Indian accounting standard। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ आपको। An accounting principle generally accepted in India, accounting principle generally accepted in India has not disclosed। डिफरेंस मिला बेटा, डिफरेंस नहीं पकड़ोगे ना आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ पे आंसर सही है। मेरे हिसाब से बाकी सब सेम है। बेटा बताओ आंसर। नथिंग हैज टू कम टू आवर अटेंशन, आंसर बताओ। फिफ्थ का आंसर दीजिए, बाकी सब चेक कर लो। फिफ्थ का आंसर रहेगा हैज नॉट डिस्क्लोज्ड। Nothing has to come to our attention that it has not prepared। तो has not disclosed, यहाँ prepared की जगह वर्ड क्या है, disclosed। तो आंसर जो है वो A है। नहीं बेटा रवि गलत बोल रहे हो। Nothing has to come to our attention that cause us to believe that it has not prepared, it has not disclosed। ठीक है, ये आंसर आएगा ना बेटा। कंपेयर करो जो हमने पढ़ के आए हैं हम वहां पे, it has not prepared, it has not disclosed। A is the answer। चेक करो जरा आपके कितने सही हैं, मेरे को बताओ 10 में से आपके कितने सही हैं। 10 में से आप बताइए आपके कितने सही हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, पहले फर्स्ट लाइन से आप आइडेंटिफाई करना कि कौन से 2 नहीं है, फिर जो बैलेंस बचे उसमें डिफरेंस निकालना और फिर इवैल्यूएट करना कि कौन सा आंसर सही है। मार्क्स बताइए। सरन के हैं 8 आउट ऑफ 10। मार्क्स बताइए सभी स्टूडेंट प्लीज एक बार फटाफट से। फिर हम एग्जाम के क्वेश्चन करते हैं। बस 10 मिनट और आपकी, 10 more minutes। नहीं शेफाली, आपको मैं गाइड करूंगा कि आप एक दिन में एसएई कर लो, एक दिन में एसआरई कर लो, एक दिन में एसआरएस कर लो। आप मिक्स करके मत पढ़ना क्योंकि पॉइंट ना सिमिलर होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक दिन आप एक ही चीज को कवर करो और अगले दिन फिर दूसरा पोर्शन करके पहले वाले को रिवाइज कर लो। ऐसे एसआरए, एसएई, एसआरएस को ना आप 3 से 4 दिन में रिवाइज करना, अलग अलग 2-2, 3-3 को। मेरी ये आपके लिए सजेशन रहेगी। और अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखना चाहें, मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें पूरे कंसेप्ट कवर है आपके विद एग्जाम क्वेश्चन। बेटा इंटर वालों बच्चों मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। फिलहाल फाइनल का चल रहा है, फाइनल का करने दीजिए। मैं आपकी क्लास में फाइनल वालों को रिप्लाई नहीं करता ना, ठीक है। कोशिश करूंगा, आपकी क्लास होगी आज। 10 आउट ऑफ 10 शुभा के हुए हैं और 8 आउट ऑफ 10 तुषार के। चलो जी फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट से क्वेश्चन देखो।
आप चाहो तो डिफरेंस वाला पोर्शन करके ऑब्जेक्टिव वाला डायरेक्ट इस क्वेश्चन बैंक पे आ सकते हो। अच्छा, ये पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, स्पेशली ये वाली पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, बाकी आप देख लेना, ठीक है। वैसे ये आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ कंपाइल किया है। लो जी, R Limited, Roma Limited enter into a contract with D Limited. There is a condition in the contract by virtue of which Roma Limited is required to get its financial statement reviewed for a year on a quarterly basis in accordance with financial reporting provision of the contract. ठीक है। CA can Roma Limited gets its financial statement reviewed from a professional accountant practice? क्या रोमा लिमिटेड भैया अपने फाइनेंशियल को रिव्यू करवा सकती है? सिंपल ये क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन है। तो आप क्या बोलोगे? भैया डेफिनेटली करवा सकते हो, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, SRE 2400 लगा लेना और आप करवा सकते हो। क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लेना, और कंक्लूजन फ्रेम कर देना। सर इतना आंसर? बेटा ये सिर्फ आईसीआई के टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है कि आपने सही समझा है क्या। तो 2 या 3 लाइनों में ही आईसीआई ने इसको एक्सप्लेन किया है। लो जी, अगला देखिएगा। You are conducting a review of the financial statement of a company. It is gathered upon inquiry that there is a possibility of material misstatement in the financial statement. Discuss how you would proceed further is a matter under SRE 2400. देखिए, अब मैं कह रहा हूं आप नाम चेंज कर लो। You are conducting a review की जगह क्या कर लो? ऑडिट कर लो, ठीक है। Of the financial statement of a company, it is gathered upon inquiry that there is a possibility of material misstatement in financial statement. अब ये पूछा डिस्कस how you would proceed under SRE। मैं आपको ऑडिट के अंदर भी बोल सकता था कि आप ऑडिट में कैसे करोगे, तो यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, पॉइंट वही रहेंगे कि सर हमें एडिशनल इंक्वायरी करना पड़ेगा, अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा और कंक्लूड करना पड़ेगा क्या कोई मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। तो बेसिकली हमारा सारे पॉइंट ऑडिट वाले ही रहेंगे, बस नाम चेंज हो जाएगा, प्रैक्टिशनर एंड एसए का नंबर। तो ये आप प्लीज आंसर को जरूर रीड कीजिएगा, मैं आंसर आपके लिए रीड नहीं कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन समझ रहे हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। ड्यूरिंग रिव्यू ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ ए कंपनी ऑफ विच यू आर द ऑडिटर। देखो क्वार्टरली रिजल्ट बोल रहा है, ऑडिटर बोल रहा है, तो आप समझ गए कि भैया ये इंटरिम फाइनेंशियल की बात हो रही है। इट इज गैदर ऑन इंक्वायरी मेड दैट देयर हैज बीन मेजर फायर इन फैब्रिक प्रोसेसिंग प्लांट of the company during the quarter. It has resulted in a massive disruption in operation of the company, whereas still machinery and investment of plant were uninsured था due to carelessness of concerned staff leading to the substantial losses. The matter has been disclosed in the interim financial information appropriately. Discuss how you would proceed to deal with the same in the review report. आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे जनरली पूछूं कौन से स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, आप मुझे बताइए आपके हिसाब से कौन सा स्टैंडर्ड यहां पे हिट हो रहा है, जल्दी बताइए। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि 2400 और 2410 को करने के लिए आपको सभी स्टैंडर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। तो आईसीआई ना आपके साथ खेल सकता है। ऐसे 570 का क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताइए 570 का जो रीजंस टू बिलीव है गोइंग कंसर्न आपका हिट हुआ है, इस पे आप ऐसे 570 लगाएंगे या कोई दूसरा स्टैंडर्ड लगाएंगे? आप मुझे स्टैंडर्ड का नाम भी बताओ, कौन सा स्टैंडर्ड लगाएंगे? क्या यहाँ पे 570 लगेगा या दूसरा स्टैंडर्ड लगेगा? कंटेंट 570 का निकलेगा, स्टैंडर्ड बताओ कौन सा लगेगा। क्वेश्चन को आराम से देख के स्टैंडर्ड बताना, गलत मत बताना मेरे भाई, आराम से क्वेश्चन देख लो फिर बताना। SRE 2410 लगेगा सर, क्योंकि इंटरिम फाइनेंशियल की बात हो रही है, तो SRE 2410 पढ़ लो बेटा, फटाफट से रीड कर रहा हूं। तो आईसीआई सर ऐसा करेगा कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पे 4 स्टैंडर्ड चेक कर लिए, उसको एक आध स्टैंडर्ड जो हमसे पूछना है ना वो रिव्यू में घुसा के पूछ लेगा। हम लोग ऐसे 570 लिखेंगे, वो पूरा आंसर काट देगा, क्योंकि लगना क्या था SRE 2410। देखिए अनसिक्योर्ड एसेट इन ए डिजास्टर, सर हम ऐसे लिखें क्या? नहीं बेटा, आप थोड़ा बेस बना सकते हो। उसके बाद इन ए डिजास्टर आर एग्जाम्पल ऑफ इवेंट और कंडीशन दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली may cause significant doubt about the going concern assumption. As a result of fire, there is a massive disruption in operation. देखो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया ना, of the company beside the company would have to bear losses and its damaged assets are uninsured in accordance with SRE 2410. यहाँ पे आप 570 कर सकते थे, जो कि गलत हो जाता। If as a result of inquiry or other review procedure a material uncertainty relating to event or condition comes to the auditor attention that may cause significant doubt on the entity ability to continue as a going concern, an adequate disclosure is made in the
interim financial information, the auditor modify review report by adding an emphasis of matter paragraph. Therefore, emphasis of matter paragraph should be added in review report. क्यों? क्योंकि उन्होंने डिस्क्लोज तो कर दिया है, आप भी अपने यूजर को बताना चाहते हो एडिशनली, ठीक है। तो हम यहाँ पे EOM और OM पैरा के अंदर बताते थे। सर ऑडिट रिपोर्ट में तो एक गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ जाता था। ऑडिट रिपोर्ट जो हम बनाते हैं उसमें गोइंग कंसर्न का सेपरेट पैराग्राफ जाता है। रिव्यू के अंदर हम 2 पैराग्राफ डालते हैं, EOM पैरा और OM पैरा, और सारी बातें, इंपॉर्टेंट बातें इसी के अंदर डाल देते हैं। तो गोइंग कंसर्न इंपैक्ट हुआ, ये इंपॉर्टेंट बात है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर ऑडिट होता तो हम गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में डालते, लेकिन रिव्यू के केस में EOM और OM के अंदर ही हम सारी बातें कवर कर लेते हैं, ठीक है। अगर एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, अगर यहां पे मैटर डिस्क्लोज ना होता तो क्या होता? तो सर उस केस में हम क्वालिफाइड कंक्लूजन फ्रेम करते। लो जी, CA सीरत is conducting review of the quarterly financial information of a company of which she is also auditor. She is also auditor. तो इंटरिम हो गया. She believes that it is necessary to make a material adjustment to the quarterly financial information for it is to be prepared. वो एक material adjustment करवाना चाह रही है in all material respect in accordance with applicable FRF. She has communicated the matter to the CFO and the audit committee. उसने मैटर को communicate भी कर दिया है. However, no response was received even after waiting for a reasonable time. What are the option available to her? आप ये सोचो, आप ऑडिट कर रहे हो, आपको कोई चेंजेस करवाने हैं, आपने चेंजेस मैनेजमेंट को बता दिए लेकिन कोई भी चेंज नहीं हुआ, फिर आप उसके बाद क्या करोगे? क्या करोगे? सर हम मॉडिफाई करेंगे रिपोर्ट को, पॉसिबल है तो विड्रॉ करेंगे और रिजाइन भी कर सकते हैं. तो वो 3 पॉइंट इसने वहीं पे चिपका दिए. ठीक है, इंटीग्रेटेड केस बेस MCQ हमारा हो गया. कुछ अदर क्वेश्चन हो रहे हैं वो और देख लो. सर इतने बड़े बड़े आंसर लिखने नहीं, आप सिंपल 2-2, 3-3 लाइन का पैराग्राफ बना के 3 से 4 पैराग्राफ का आंसर लिख सकते हैं. देखिएगा क्वेश्चन, देखिए. डिस्कस वाई इंक्वायरी इज इंपॉर्टेंट एज एन ऑडिट प्रोसीजर इन एंगेजमेंट टू रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जैसे इंक्वायरी आप ऑडिट में एक्सप्लेन करते हो, ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, सेम है. तो ये आप सेल्फ रीड करना. क्वेश्चन नंबर 2, CA आदित्य जैन. क्या AFM थोड़ी ना पढ़ना है हमने यहाँ पे, क्वेश्चन समझो बेटा, ये डायरेक्ट किताब का क्वेश्चन है. CA आदित्य जैन is a auditor of a listed company. He is also required to carry out quarterly review of financial statement. Interim financial statement की बात हो रही है. Of a company in terms of regulatory requirement. He is already well versed with the business of the company and has deep understanding of the company. बहुत अच्छी बात है. Discuss any 5 procedure by which he can update his understanding of the company for carrying out quarterly review. Understanding कैसे लेगा वो, उसके आपने देखो 5 पॉइंट बताने हैं. अब आप मुझे बताओ 2410 में हमने अंडरस्टैंडिंग के ऑडिट प्रोसीजर के 2 क्वेश्चन मार्क किए थे, एक 2A और एक 2B. ये बताओ 2A वाला क्वेश्चन है 2B, बस इतना बता दो. अभी मैं आपसे पॉइंट नहीं मांग रहा. लो जी, अंडरस्टैंडिंग कैसे अपडेट करेगा, ये इतने सारे पॉइंट हैं, आप कोई भी 5 पॉइंट लेके आ सकते हो. हमने आपको बताया था कि आप लास्ट वाले पॉइंट लेके जाना, जैसे इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, इंक्वायरी के 4 पॉइंट है. तो आप एक काम करना, क्वेश्चन बैंक से ही करना, इसको क्वेश्चन बैंक से ही लास्ट 5 पॉइंट कर लेना, 5 इंक्वायरी के पॉइंट है. बुक से छोड़ देना, बुक से मैं दोनों स्टैंडर्ड छोड़ने के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट देखना है आपने. ठीक है. लो जी, डेट ऑफ रिपोर्ट का क्या रेलेवेंस है ये मैं पढ़ देता हूं आपके लिए. The practitioner shall date the report not earlier than the date on which the practitioner has, यहाँ पे auditor word use करके आप लिंक कर सकते हो. Practitioner has obtained sufficient appropriate evidence as the basis for the practitioner conclusion, opinion की जगह conclusion on the financial statement, including being satisfied that क्या जी, all the statement that comprise the financial statement under the applicable FRF, including the related notes where applicable, have been prepared, financial have been prepared as per FRF. Those with the recognized authority have asserted that they have taken responsibility for those financial statement. ठीक है, बेकार का क्वेश्चन था. अगला क्वेश्चन देखिए. CA पंकज चतुर्वेदी हैज इश्यूड ए रिव्यू रिपोर्ट. सर आप तेज क्यों नहीं बोल रहे, मेरे पेन गले में थोड़ा दर्द हो रहा है इसलिए मैं तेज नहीं बोल रहा हूँ. CA पंकज चतुर्वेदी हैज इश्यूड ए रिव्यू रिपोर्ट डेटेड 28/7/22 फॉर द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ ए कंपनी फॉर क्वार्टर एंडिंग 30/6/2022. ठीक है.
Describe his responsibility, if any, for event occurring from 1/7/22 till date of review report in accordance with SRE 2400। बेटा बताओ कौन सा स्टैंडर्ड है? ऐसे नंबर 560, लेकिन यहाँ 560 मत डालना, SRE 24 ही डालना, कंटेंट 560 वाला डलेगा, ठीक है। सेम 560 में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉपी पेस्ट यहाँ डल जाएगा, ठीक है। पढ़ूँ, सेल्फ रीड कर लेंगे सर हम, सेल्फ पूरा कॉपी पेस्ट है। यहाँ पे आपके सारे ICI स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन एक बार आपको दोबारा से करने हैं, सेल्फ रीड करना है। बुक का कंटेंट आप स्किप कर सकते हैं, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। एक बार अगर आप देखना चाहें तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट देख के आप स्किप कर सकते हैं। ICI के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, स्टैंडर्ड आपने 2400 2410 ही कोट करना है, कंटेंट आप वहाँ से ला के डाल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। साइबर रिस्क तन्वी पूछ रही थी, साइबर रिस्क की वीडियो भी तन्वी मैं ले आऊँगा, चाहे तो आप खुद से भी कवर कर सकते हैं। साइबर रिस्क जो है आप ये देख सकते हैं कि एक IT इंफ्रा पे, मैं इसमें हालांकि मेरे को कवर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने पूछ लिया क्वेरी इसलिए बता रहा हूँ। साइबर रिस्क जो है वो ऑडिट नहीं है। साइबर रिस्क जो कंसेप्ट है वो बेसिकली आपको एक नॉर्मल कोई भी बंदे से आप पूछ सकते हो कि यार हमारे IT पे कौन कौन से रिस्क है आज के दिन। हैकिंग हो सकती है, फिशिंग हो सकती है। तो आप ये देखिए, इसमें ऑडिट कुछ नहीं है। आपको ये जानना है कि साइबर रिस्क आज के दिन एक कंपनी पे या इवन हमारे ऊपर भी, जो हमारा मोबाइल है, आज हमारे डेटा पे किस किस तरह से रिस्क हो सकते हैं, वो कुछ टेक्निक्स बताई गई है, वो है। तो वो मैं कवर करूँगा यूट्यूब पे एडिशनली, लेकिन आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया कि आप ये सेल्फ भी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अलग अलग तरह के रिस्क हैं, ठीक है। चलो जी तुषार, सारे SRE सब कुछ हमारा कवर हो गया है। नाउ विल कवर ऐसे 200 सीरीज, 300 सीरीज, 400 सीरीज इन अपकमिंग लेक्चर्स। चैप्टर मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर यूट्यूब पे बहुत डिटेल में कवर है, आप वो भी देख सकते हो। कल मैं प्रोफेशनल एथिक्स की, जो मैंने एग्जाम के दौरान मैंने पूरा लाइव लिया था, वो वीडियो मैं दोबारा से आपके लिए रीप्ले करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है 6 महीने पुराना वीडियो है, पता नहीं हमारे लिए रेलेवेंट है या नहीं। तो मैं रीप्ले करूंगा, 4 आवर का वीडियो है, मेरे करंट कंडीशन को देखते हुए मैं दोबारा तो नहीं ले पाऊंगा अभी, लेकिन सेम 100% कवरेज के साथ मैंने प्रोफेशनल एथिक्स करवाया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो तो जाके जो अपलोडेड वीडियो है उसे ही देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को डर होता है 6 महीने पुरानी वीडियो पता नहीं रेलेवेंट है या नहीं। डेफिनेटली जो प्लेलिस्ट में जितने भी लेक्चर हैं दोज ऑल आर रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम, लेकिन आई विल री अपलोड इट ताकि जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको किसी तरह से कोई भी दिक्कत ना हो। इस वीडियो में इतना ही। पहले हम टारगेट रखेंगे ऐसे 200, 300, 400 सीरीज का। उसके बाद अगर समय मिला तो अगर कोई भी हमारा छोटा मोटा चैप्टर पेंडिंग है जो यूट्यूब पे नहीं है, विल कवर दैट चैप्टर फॉर CA फाइनल, और उसके बाद हम कुछ केस बेस्ड MCQs को एडिशनली कवर करने की कोशिश करेंगे। बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों। एक और अपडेट है, तकरीबन 15 to 20 अप्रैल के आसपास हमारा एक CA फाइनल का नया बैच आ रहा है, उसको थोड़ा डिले करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लग रहा मैं 3 घंटे की क्लास ले सकता हूँ। तो जल्दी ही बेसिकली समझो अप्रैल के अंदर, अप्रैल के मंथ में ही एक CA फाइनल का न्यू बैच भी आ रहा है फॉर November 24 और ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट। थैंक यू।